हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मूल विधि रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि यूपीएसआई में पूछा जाता है। तो मूल विधि जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो अधिकारों और कर्तव्यों की बात करें, जो एक सेट्स ऑफ लॉ है जो आपके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जो बात करें उसको हम करते हैं मूल विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, उसको कन्वर्ट कर दिया गया बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। और जो सीआरपीसी था जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब उसको बीएनएसएस में कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज हम लोग जो एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डॉरी। तो जानते हैं डेट पारित कब किया गया? 20 मई 1961 में। तो पारित का अर्थ होता है जब भी कोई लॉ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव में असेंबली से जब पास होता है तो उसको बोलते हैं पारित हो गया लॉ। ठीक है, तो पारित किया गया था 20 मई 1961 को और लागू किया गया 1 जुलाई 1961, यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 1961 को। अब बात करते हैं इसमें कितने धाराएं हैं। तो इसमें 10 सेक्शंस हैं। ठीक है, 20 मई 1961 को पारित किया गया, 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। अब बात करते हैं कितने धाराएं हैं यानी कि कितने सेक्शंस हैं इसमें। तो इट्स बेसिकली कंटेन 10 सेक्शन, इसमें 10 सेक्शंस हैं। तो हम लोग आज इन 10 सेक्शन को जानेंगे और रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। यानी कि सेक्शन 1 जो होता है उसका नाम विस्तार और प्रारंभ, मतलब विस्तार कहाँ तक इसका विस्तार है, मतलब संपूर्ण भारत में, पूरे भारत देश में इस लॉ का, इस एक्ट का विस्तार है, तो उसके बारे में। इसका नाम क्या है? प्रतिषेध दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। अब तक जितने आप लोग एक्ट पढ़े होंगे, सभी एक्ट के सेक्शन 2 की बात करें अगर, तो सेक्शन 2 हमेशा उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में बात करता है। ठीक है, जितने भी एक्ट अभी आप लोग पढ़ेंगे उनमें जितने उन एक्टों में जो सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 हमेशा उस एक्ट के डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं परिभाषा के बारे में। दहेज ऐसी संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय के बाद के पहले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के को माता पिता अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता मतलब दहेज क्या है? जब भी दो लोगों की शादी हो तो मेल की तरफ से या फीमेल की तरफ से कुछ पैसों की या कुछ चीज़ों की मांग हो तो उसको बोलते हैं दहेज। प्रेशराइज करके, अपने मन से नहीं, जब भी कोई चीज़ प्रेशराइज करके दूल्हे का बाप दुल्हन के बाप से जबरन मांगता है या प्रेशराइज करके मांगता है तो वो दहेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेहर के बारे में। तो दहेज तो सबको पता है थिंक क्या होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। जब भी दूल्हे का बाप जबरन जो कि लड़की के बाप से बोलेगी आई वांट दिस मच ऑफ वैल्यूबल सिक्योरिटी वैल्यूबल थिंग्स, देन ओनली द शादी इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दहेज। अब बात करते हैं मेहर के बारे में। मेहर क्या होता है? एक धनराशि जो वर के पिता द्वारा वधु को दी जाती है। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि वर के पिता के द्वारा कुछ धनराशि वधु को दिया जाता है जो कि दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट केस एक है 1989 में सुप्रीम कोर्ट का, हरिवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। निर्णय क्या लिया गया इसमें? जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां हर मांग एक अपराध है। ठीक है, तो कौन से केस का बात है? हरिवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर इन 1989 फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। दहेज लेने या देने के लिए पेनाल्टी, दंड, दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। तो सेक्शन 3 बताता है कि दहेज लेना या देना दोनों अपराध है। ठीक है, अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं तो आप दोनों के ऊपर पेनाल्टी डाला जा सकता है, यानी दोनों चीज़ें कानूनी रूप से अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप दहेज लेते हुए या देते हुए पकड़ा गए या किसी तरह से आपके बारे में पता चल गया प्रशासन को, तो आपको कम से कम 5 साल का जेल और 15,000 रुपये की जुर्माना देनी होगी। ठीक है,
अब क्या ऐसा भी दिमाग में आता होगा क्या कि बिना मांगे वर को कोई वस्तु मिलती है, तो क्या ये भी दहेज के अंतर्गत आएगा? नहीं। कोई ऐसी भेंट जो बिना मांगे वधु को वस्तु मिलती है, ठीक है ना, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें अगर अपने हिसाब से या अपने खुशी से अगर लड़की के बाप लड़के को देते हैं, सो दैट्स नॉट कम इन अ डोरी। बट इफ़ द पर्सन इज प्रेशराइजिंग, अगर दूल्हे का बाप दुल्हन के बाप को प्रेशराइज कर रहा है कि हमें सोने की अंगूठी 1 लाख नगद ऐसा कुछ चाहिए तभी शादी होगी, तो दैट्स कम अंडर डोरी, ठीक है ना, दहेज के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। दहेज मांगने के लिए जो अब सेक्शन 4 क्या बताता है कि अगर कोई दहेज लेते हुए या मांगते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर दंड क्या होगा। तो पहला 6 महीने तक का जेल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जा सकता है। 6 महीने से 2 साल तक का भी जेल हो सकता है, और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना। ये कौन बता रहा है? सेक्शन 4 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 4A। सेक्शन 4A क्या बोलता है? विज्ञापन पर पाबंदी, विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य मायनों पर विज्ञापन धन देना वादा करना दंड है। अब सेक्शन 4A क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अपनी बेटी का शादी करवा रहा है और किसी पेपर में, किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया कि अगर आप हमारी बेटी से शादी करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए, एक रॉयल रेंजर, क्या बोलते हैं, रॉयल्स जो भी गाड़ी हो बड़ी भली, और एक एक कार दी जाएगी। तो अगर आप किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए कि अगर कोई शादी करता है तो इतना इतना सामान देंगे, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। सेक्शन 4A के अंतर्गत यहाँ पे दंड जो मिलेगा वो 15,000 तक जुर्माना मिल सकता है, लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए किसी न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट छपवाता है कि अगर हमारी बेटी से कोई शादी करेगा तो हम उसे 10 लाख रुपए और एक 4 चक्का गाड़ी देंगे, तो दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A, और उसके अंतर्गत उसके ऊपर करीब 15,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। दहेज लेने तथा देने के करार शून्य होंगे। दहेज मृत्यु IPC 1860 धारा B, BNS 2023 धारा, ठीक है। अब सेक्शन 5 क्या बोलता है? वह मृत्यु जो विवाह के 5 वर्ष के भीतर हो, ठीक है ना। सेक्शन 5 बताता कि वह मृत्यु अगर विवाह होने के 5 साल के अंदर हो, चाहे वो जलाकर या किसी शारीरिक चोट या फिर अमान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, मृत्यु में कुछ समय पहले दहेज मांग की गई हो तो उसके साथ क्रूरता हुई हो, तो वहाँ पे IPC सेक्शन 5 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट लग जाएगा। अगर कोई भी लड़की शादी के बाद 5 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हुई हो, कैसे, जलाकर या किसी शारीरिक चोट की वजह से या असामान्य परिस्थितियों में, तो उसके ऊपर तो सेक्शन 5 के अंतर्गत ये अपराध ठहराया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। दहेज का पत्नी तथा उसके वारिसों के लिए मिलने वाला शादी के, ठीक है। तो सेक्शन 6 क्या बात करता है कि अगर दहेज में मिला हुआ जो भी सामान लड़की के पिता ने लड़की को दिया था, तो अगर लड़की ना रहे, अगर लड़की नहीं रहे या लड़की की मृत्यु हो जाए, तो उस पूरे सामान पे उसके वारिस का अधिकार होगा, यानी कि उसकी बेटी का अधिकार होगा, ठीक है। और अगर कोई उन सामानों को लेता है तो उसे 3 महीने के अंदर उसे रिटर्न करना होगा, नहीं तो उसके ऊपर सेक्शन 6 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, ठीक है। मतलब सेक्शन 6 क्या बता रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की को जो भी उसके पिता दहेज के रूप में जो भी सामान दिए हैं, तो उन सामानों पर बस उसके वारिस का अधिकार होगा। और अगर किसी व्यक्ति ने उसे जानबूझकर ले लिया है पूरी सामान को, तो उसे 3 महीने के अंतर्गत 3 महीने के अंदर ही उसको वापस करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। तो सेक्शन 6 बताता है कि अपराधों की सुनवाई कहाँ पे होगी, जो डोरी रिलेटेड केसेस है उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी। अगर बात करें महानगर की, तो महानगर में मजिस्ट्रेट सुनेगा, कौन? मजिस्ट्रेट। और अन्य जगह पे JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको सुनवाई करेगा इसका, ठीक है।
अपनी जानकारी पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपील व्यथित व्यक्ति, माता पिता, कल्याणकारी संस्था, संगठन, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन, ठीक है ना। तो सेक्शन 7 क्या बताता है कि अगर डोरी रिलेटेड केसेस आते हैं तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट करेगा महानगर में और अन्य जगहों पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। अपराध की प्रकृति अपराधों की प्रकृति इस एक्ट के अंतर्गत अपराध, संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिना वारंट गिरफ्तारी। अब बात करते हैं कि जो सेक्शन 8 है ये बताता है कि अगर डोरी रिलेटेड केस हुई तो जो डोरी रिलेटेड केसेस होती हैं उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर लिया जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार बिना वारंट के पुलिस कर सकती है। यानी कि अगर पुलिस किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने जा रही है तो वहाँ पे उसको वारंट जारी करना पड़ता है। लेकिन जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहाँ पे पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो गैर जमानती, नॉन वैल्यूएबल, नॉन कंपेरेबल समझौता। तो सेक्शन 8 बताता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत दंडित हुआ है तो उससे जो कि उस अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और उस इंसान की बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी और नॉन कंपेरेबल, नॉन वैल्यूएबल मतलब उसे बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 8A के बारे में। धारा 3, धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया है, स्वयं की जिम्मेदारी होगी, वो अपने आप जिम्मेदार साबित करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी। तो सेक्शन 8B डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में बात करता है कि जो भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा आपके क्षेत्र में उसके बारे में बताता है। क्या? सेक्शन 8B। सेक्शन 8B इज ऑल अबाउट डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, ठीक है ना, जिसको DPO बोलते हैं। तो राज्य सरकार अपॉइंट करता है किसको? सेक्शन 8B बताता है कि डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन है, क्या है, कैसे हुए। तो राज्य सरकार इनको नियुक्त करता है, जो अपॉइंट करता है DPO को, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को, ठीक है। कौन करता है? राज्य सरकार। एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं, तो ये देख, इसका काम क्या है DPO का, जो कि सेक्शन 8B के तहत आया है। इसका काम यह है कि देखिएगा कि जो भी ये लॉ है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960 का, इसके अंतर्गत सभी प्रावधानों का पालन हो रहा है कि नहीं उसके इलाके में पूरे। सबूत, एविडेंस जुटाने का काम भी इनका है। और इनका काम क्या है? जितने भी जगह पे सबूत और एविडेंस जुटाने का भी काम यही करते हैं। कौन? DPO, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो कि सेक्शन 8B के अंतर्गत आए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सलाहकार DPO सदस्य में। अब DPO के साथ जो उसके DPO जो डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा उसके साथ 5 व्यक्ति और होंगे, ठीक है ना, जिसमें से 2 महिला रहना अनिवार्य है। DPO के सलाहकार सहायक होते हैं, ठीक है। तो डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो होता है उसके पास 5 सलाहकार होंगे, जिसमें से 2 महिलाएं रहना अनिवार्य है, मतलब 2 वहाँ पे वीमेन या लेडीज रहेंगी। दैट इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस एक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। नियम बनाने की शक्ति इस एक्ट के संबंध में समस्त शक्तियों को छोड़कर केंद्र सरकार के पास है। DPO राज्य सरकार पुलिस अधिकारी को पावर दे सकता है। तो सेक्शन 9 क्या बताता है कि इस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी नियम बनाने की शक्ति है वो सब राज्य सरकार के पास है और कुछ शक्तियां हैं जो कि केंद्र के पास भी हैं। DPO जो है डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, वो राज्य सरकार का आदमी रहता है, ठीक है, और पुलिस अधिकारी टाइप का। बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ। तो सेक्शन 10 क्या है? डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 का। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का जो सेक्शन 10 है, ये राज्य सरकार को शक्ति देता है कि ये नियम अपने से बना सके। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े हैं मूल विधि, दैट इज सब्सटेंटिव लॉ, एंड वी हैव टॉक अबाउट द एक्ट विच इज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1960, दैट इज दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट ऑफ 1961, ठीक है, विच कंटेन बेसिकली 10 सेक्शन, जिसके पास 10 सेक्शंस होते हैं। और इसको पारित किया गया 20 मई 1961 को, लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को। इसमें मुख्यतः 10 धाराएं होती हैं, 10 सेक्शंस होती हैं। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो ये संक्षिप्त नाम विस्तार
प्रारंभ के बारे में बताता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसके नाम क्या है। सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 है दैट इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बताता है कि दहेज होता क्या है। तो दहेज क्या होता है आई थिंक सबको पता है, जब भी लड़की की तरफ से लड़की के पिता से जबरन कुछ चीज़ मांगा जाए ताकि शादी किया जाए, ठीक है ना, शादी करने के एवज में कुछ पैसे या कुछ चीज़ें प्रेशराइज करके मांगा जाए तो दहेज के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं मेहर के बारे में। मेहर एक मुस्लिमों में एक रिचुअल्स है जो कि वर के पिता के द्वारा वधू को कुछ पैसे, कुछ धनराशि दिए जाती हैं जो कि डोरी के अंदर नहीं आता, जो कि दहेज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट केस था 1989 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज़ हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर, जिसमें निर्णय यह दिया गया कि जहाँ दहेज की लगातार मांग होती हो, ठीक है, वहाँ पे हर एक मांग क्या है, अपराध है। दहेज सेक्शन 3 क्या बताया था, सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट कि अगर कोई दहेज लेते हुए मिल गया तो क्या जुर्माना कितना होगा। तो वहाँ पे 5 साल की जेल हो सकती है कम से कम, और 15,000 रुपये तक की जो कि जुर्माना हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताता है कि दहेज मांगने के लिए जो पेनाल्टी, अगर कोई दहेज मांग रहा है खुल के तो वहाँ पे उसे 6 महीने तक का जेल हो सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 है जो सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर कोई भी आदमी या कोई व्यक्ति अपने बेटी की शादी के लिए किसी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छापता है कि अगर आप हमारी बेटी से शादी करेंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए एक कार गिफ्ट करेंगे, तो ऐसा करना कानूनन रूप से दंडनीय है, मतलब एक अपराध है। और इसके अंतर्गत अगर कोई भी इंसान पेपर में या न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट देता है शादी के लिए और पैसे का प्रलोभन देके कि 10 लाख रुपए एक गाड़ी मिलेगा, तो वहाँ पे सेक्शन 4 क्या कहता है कि ये कानूनन जुर्म है और इसके अंतर्गत उस इंसान को 15,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सेक्शन 5 क्या बताता है, दहेज लेना या देना दोनों क्या है। सेक्शन 5 बताता है कि दहेज लेना या देना दोनों क्या है, एक तरह से एक अपराध है, लेकिन सेक्शन 5 यही बताता है कि दहेज के अंतर्गत मृत्यु कैसे हो सकती है। सेक्शन 5 बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो, किसी भी इंसान, किसी भी लड़की की मृत्यु अगर विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत हो, मतलब शादी करके जाने के बाद 7 साल के अंदर अगर उस लड़की की मृत्यु हो जा रही है तो उस मृत्यु को दहेज के कारण मृत्यु माना जाएगा। और अगर वो लड़की कैसे मरी हो, जलकर या किसी अमान्य परिस्थिति में या किसी शारीरिक चोट की वजह से मरी हो 7 साल के अंदर, तो दहेज के अंतर्गत मृत्यु माना जाएगा। सेक्शन 6 क्या बताता है, सेक्शन 6 बताता है कि अगर कोई भी लड़की को जो भी दहेज के रूप में जो भी सामान दिया गया, अगर मान लो नहीं पकड़ा गया, दहेज ले लिया, तो उन सामानों पे बस उसके वारिस का अधिकार होगा। और अगर गलती से कोई भी इंसान उन सामान को, दहेज वाला जो सामान था उनको अगर ले लिया, तो 3 महीने के अंतर्गत उसे वापस लौटाना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 7 क्या बताता है, सेक्शन 7 बताता है कि जो दहेज के केसेस होते हैं सुनवाई कहाँ पे होगा। तो जो महानगर है वहाँ पे मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा और अन्य जगहों पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, ठीक है। सेक्शन 8 क्या बताता है, सेक्शन 8 बताता है कि दहेज एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, जहाँ पे गिरफ्तारी बिना वारंट की हो जाएगी, ठीक है। और ये नॉन वैल्यूएबल अपराध है, मतलब वहाँ पे बेल नहीं मिलता है तुरंत, और जो कि गैर जमानती है। और यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी डीपीओ, सेक्शन 8 भी डीपीओ के बारे में बात करता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट या नियुक्त किया गया एक ऑफिसर होता है जो कि दहेज के केसेस को देखता है, ठीक है। सेक्शन 8 बी डीपीओ के बारे में बात करता है, दहेज प्रतिषेध ऑफिसर या अधिकारी, ठीक है, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो कि दहेज से रिलेटेड केसेस को देखता है और ये देखता है कि इस एक्ट का प्रोविज़न या एक्ट का प्रावधानों का सही से पालन हो रहा है उसके एरिया में कि नहीं। और डीपीओ के साथ 5 सलाहकार होते हैं, जिसमें से 2 महिलाएं होती हैं और सब मेल हो सकते हैं, लेकिन 2 महिलाएं रहना अनिवार्य है। सेक्शन 9 क्या बताता है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत नियम बनाने का जो शक्ति होता है
वो राज्य सरकार के पास होती है, और लेकिन कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास भी होता है। डीपीओ एक अधिकारी है, ठीक है। सेक्शन 10 क्या होता है? राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ। तो सेक्शन 10 ऑफ डोरी प्रोविजन एक्ट ऑफ 1961 बेसिकली टेल्स अबाउट दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ फुल पावर टू मेक एनी काइंड ऑफ लॉ ऑन दिस एक्ट। थैंक यू। तो ये था हमारे आज पहला एक्ट विच इज़ डोरी प्रोविजन एक्ट ऑफ 1961। थैंक यू।